प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 गद्यखंड का पाठ बाल गोविंद भगत। तो बेटा ये हम थोड़ा सा वैसे पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, जो बाल गोविंद भगत थे वो मझोले कद के थे, यानी ना वो ज़्यादा छोटे थे और ना ही ज़्यादा बड़े थे, यानी उनका जो कद था वो मझोला था। और वो देखने में काफ़ी गोरे चिट्टे थे और उनकी जो उम्र थी वो क्या थी, 60 से ऊपर हो चुकी थी। और उनका जो चेहरा था वो सफ़ेद बालों से हमेशा जगमग करता रहता था। और वो जो कपड़े थे बहुत ही कम पहनते थे, कमर पर एक लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर पर वो कबीर पंथियों की कनपट्टी टोपी पहनते थे। और बेटा जब सर्दियाँ आती थी वो क्या करते थे, एक काला कंबल ओढ़ लेते थे और उनके जो माथे पर हमेशा क्या रहता था, रामनंदी चंदन का तिलक लगा रहता था। और गले में हमेशा उनके तुलसी की जड़ों की माला थी, जो बेडोल देखने में लगती थी। और इनका जो ये वेश है, इसको देखकर ऐसा लगता था जैसे बाल गोविंद भगत साधु हों। लेकिन लेखक कहता है कि मतलब देखने में साधु लगते थे, पर वो थे तो वो गृहस्थ थी, क्योंकि लेखक को उनकी पत्नी के बारे में कुछ याद नहीं था। यहाँ पे गृहिणी लिखा ना, गृहिणी का मतलब होता है पत्नी। तो कहते हैं कि उनको उनकी पत्नी के बारे में तो कुछ याद नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके बेटे और उनकी जो पत्नी थी उसको देखा था। तो लेखक कहता है कि जो बाल गोविंद भगत थे वे थोड़ी बहुत ही खेती बाड़ी भी करते थे और उसी से अपना क्या करते थे, परिवार का गुजारा करते थे। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर के भगत थे, क्योंकि वो कबीर को क्या कहते थे, साहब कहते थे। और उन्हीं के द्वारा गाए गए गीतों को गाते थे, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनते थे और उनके आदेशों पर ही चलते थे। जो बाल गोविंद भगत थे, इनका एक ये नियम था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और ना ही किसी से खामखा झगड़ा करते थे। हाँ, वो दो टूक जवाब तो दे देते थे, लेकिन बेवजह किसी से झगड़ा नहीं करते थे और किसी की चीज़ को भी बिना वजह छूते भी नहीं थे। और कई बार तो ये अपने इस नियम का इतनी बारीकी से पालन करते थे कि लोग उनको देखकर हैरान हो जाते थे। उनकी एक ये भी आदत थी कि कभी भी वो किसी दूसरे के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं जाते थे। और उनका एक ये भी नियम था, जब भी वो उनके खेतों में फसल होती थी तो वो सबसे पहले क्या करते थे, उस फसल को कबीर जी का एक मठ था वहाँ पर भेंट करने के लिए जाते थे। वहाँ जो कबीर का मठ था वो घर से 4 कोस दूर था, तो वो वहीं से मतलब अपनी फसल को लेके उनके दरबार में जाते और वहाँ पर चढ़ा देते थे। और वहाँ पर जो प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसके साथ वो क्या करते थे, अपने घर का गुजर बसर करते थे। तो बेटा यहाँ तक हमारा हो गया था, अब हम आगे करेंगे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर संजीव हो उठते। अब देखो, जो लेखक है वो कहता है कि वो उनके जो मधुर गान थे, यानी जो कबीर के वो पद गाते थे, वो उन पर मुग्ध यानी मोहित हो चुका था। क्योंकि जो वो पद गाते थे वो उनके कंठ से निकलकर ऐसा लगता था जैसे वो जो पद हैं वो संजीव हो उठते हैं, यानी उनमें जान आ गई है। अषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहा है कि आषाढ़ का महीना है और जो समूचा गांव है वो खेतों में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कोई हल चला रहा है, कोई रोपनी कर रहा है। अब रोपनी होता है धान की रुपाई करना, यानी धान को क्या करना, बीजना। और कई जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, धान के खेतों में जो पानी भरा है उसमें क्या कर रहे हैं, वो उछल कर खेल रहे हैं। और जो औरतें हैं वो क्या कर रही हैं, सवेरे का जो जलपान है, यानी जो नाश्ता, यहाँ पे कलेवा लिखा ना, कलेवा का मतलब होता है सुबह का जलपान या फिर नाश्ता। तो वो उस नाश्ते को लेकर खेत की जो मेंढ होती है उस पर बैठी हुई है, यानी पगडंडी है वहाँ पर बैठी हुई हैं। और जो लेखक कहता है कि जो आसमान है वहाँ पर भी बहुत सारे क्या हो गए हैं, बादल घिर गए हैं और धूप का कहीं भी नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे ठंडी पुरवाई, पुरवाई का होता है पूर्व की ओर से आने वाली ठंडी हवा। तो जो लेखक है वो कहता है कि पूर्व से की तरफ से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। और ऐसे समय में जब जो बाल गोविंद भगत हैं जब कोई पद गाते हैं तो उनके पद को सुनकर क्या होता है कि सबके जो कान होते हैं उनमें एक तरह से झंकार की तरंग सी उठती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद
भगत समूचा सिर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। अब देखो ये जो लेखक है वो कहते हैं कि ये जो गा रहा है, अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाल गोविंद है वो क्या करें, उनका जो शरीर है वो कीचड़ से भरा पड़ा है और वो क्या कर रहे हैं, अपने खेत में जो धान है उसकी क्या करें, रोपनी करें, यानी धान को रोपाई कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो खेतों में काम कर रहे हैं लोग, वो जब संगीत को सुनते हैं तो उनके हाथ जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। जो बच्चे खेलते हैं वो भी उनके गाने को सुनकर क्या करते हैं, झूमने लगती हैं। और जो बैठी हुई औरतें हैं वहाँ पे उनके भी होठ कांपने लगते हैं। तो एक तरह से लेखक कहता है कि उनका जो संगीत है वो मतलब ऊपर की ओर आसमान में भी जा रहा है और नीचे जो धरती पर है वहाँ पर भी एक तरह से लोगों को क्या पहुँचा रहा है, सुख पहुँचा रहा है। क्योंकि उनके गीतों को सुनकर जो हलवाएँ होती हैं उनके भी पैरों की ताल उठने लगती है, यानी वो काम जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। तो एक तरह से लेखक कहता है कि जो बाल गोविंद भगत है उनका जो संगीत है वो एक जादू के समान है। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहा है कि भादों की जो अंधेरी रात है वो अंधेरी रात है और जो वर्षा वो अभी अभी ख़त्म हुई है और जो बादलों की गरज थी, बिजली की जो आवाज़ आती है, तो कहते हैं वो सब ने सुना हो, लेकिन इन सब में भी जो बाल गोविंद भगत का जो संगीत है उसका जो शोर है वो बंद नहीं हो सकता। उसका जो मतलब एक तरह से उसके जो संगीत की आवाज़ है वो सबको सुनाई दे रही है साफ साफ। उनकी जो खंजड़ी है टिमक टिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पेवा चमक उठे सखियाँ चिहकू उठे ना। अब यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं कि मौसम थोड़ा ख़राब था क्योंकि वर्षा हो रही थी, बादलों की जो गरज थी, यानी एक तरह से बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही थी, बिजली की भी कड़कने की आवाज़ आ रही थी। तो उन और जो झंकार था और दादरू था उनकी भी टर टर की आवाज़ बहुत आ रही थी। लेकिन उन सब के बीच भी जो बाल गोविंद भगत थे उनका जो संगीत था, मतलब इतने शोर में भी उनके जो संगीत का जादू था वो बरकरार था और वे अपनी घंटड़ी बजाते हुए गीत गा रहे थे। गोदी में पेवा का चमक उठे सखियाँ चिहकू उठे ना, हाँ पिया तो गोद में है। तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही। आपने यहाँ तक लेसन आपने अच्छे से रीड करना है बेटा, ठीक है।